हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसमें हम पढ़ रहे हैं फरवरी 2023 के करंट अफेयर को, जो विजन आईएएस की मैगजीन पर आधारित है। इसमें अभी तक हमने 4 मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। यह आज का हमारा 5th मेजर टॉपिक रहेगा इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या घटनाक्रम फरवरी माह में रहे, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और इसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक आता है ई अवशिष्ट संशोधन नियम 2023 के बारे में। सुर्खियों में क्यों रहा? सबसे पहले तो देखते हैं कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम को अधिसूचित किया है। तो सबसे पहले क्या है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण अधीक्षण अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ई अपशिष्ट नियम 2023 को अधिसूचित किया। इस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े कुछ विनियम हैं जिसकी शुरुआत 1989 से होती है। उसको सबसे पहले देखते हैं कि 1989 से इसमें क्या नियम जुड़े, किस तरीके की प्रक्रिया रही, क्या इस तरीके की नीतियां रही, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले कि इस अवधि में ई अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु कोई भी नियम, कानून, नीति या विनियम मौजूद नहीं था। 1989 से पहले की बात है। फिर 1989 से 2003 की अवधि में ई अपशिष्ट को अप्रत्यक्ष रूप से खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियमों को 1989, 2000 और 2003 के अधीन लाया गया। खतरनाक सामग्री वाले ई अपशिष्ट को प्रबंधन और हैंडलिंग नियमों की अनुसूची के अधीन शामिल किया गया। तो 1989 से 2003 के अंतर्गत क्या हुआ? इस अवधि के लिए ई अपशिष्ट को अप्रत्यक्ष रूप से खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियमों के तहत लाया गया और खतरनाक सामग्री वाले ई अपशिष्ट को हैंडलिंग एंड प्रबंधन नियमों की अनुसूची के अधीन शामिल किया गया। फिर 2008 में क्या हुआ? 2008 में खतरनाक अपशिष्ट हैंडलिंग और सीमा पारीय नियम 2008 को लागू किया गया। इस नियम को ई अपशिष्ट के लिए उचित विनियम निर्धारित करने के लिए बेसल कन्वेंशन की अनिवार्यता को पूरा करने हेतु बनाया गया तथा खतरनाक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण या पुनः प्रोसेसिंग करने की इच्छुक व्यक्तियों के लिए 2008 के नियमों के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया गया। तो इसके तहत ये 3 रहे, कौन सा? खतरनाक अपशिष्ट हैंडलिंग और सीमा पारीय नियम 2008 को लागू किया गया और इसमें ई अपशिष्ट के लिए उचित विनियम निर्धारित करने और बेसल कन्वेंशन की अनिवार्यता को पूरा करने का हेतु बनाया गया। और जो खतरनाक अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करेगा और इच्छुक व्यक्तियों के लिए 2008 के नियमों के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकरण के अनिवार्य बना देगा। इसके संदर्भ में फिर आता है 2011 में। 2011 में क्या नियम में परिवर्तन हुआ? भारत में ई अपशिष्ट के प्रबंधन पर केंद्रित पहला विनियम ई अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2011 को लागू किया गया। साथ ही विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की अवधारणा को भी लागू किया गया। तो कौन सी अवधारणा लागू की गई 2011 में? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा जारी की गई। फिर 2016 में 2011 के नियमों के स्थान पर ई अपशिष्ट नियम 2016 को लाया गया, जो डिपॉजिट रिफंड स्कीम, बायबैक और एक्सचेंज स्कीम के जरिए ईपीआर को और मजबूती प्रदान करते हैं। किसके द्वारा ये मजबूती प्रदान करते हैं? जैसे डिपॉजिट रिफंड स्कीम के द्वारा, बायबैक और एक्सचेंज स्कीम के जरिए एक्सटेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की और ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं, जिसको 2011 के बाद 2016 में इसे लागू किया गया। अब आता है 2018 के नियम को देखते हैं कि ई अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2018 के द्वारा 2016 में कुछ संशोधन किए गए। मतलब यही जो नियम थे इसमें 2018 में कुछ नियमों में संशोधन किए गए। क्या संशोधन किए गए? कि ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण क्षेत्रों को औपचारिक रूप देने का प्रयास करना। इसके लिए देश में उत्पन्न ई अपशिष्ट को निपटान और पुनर्चक्रण करने वाली अधिकृत इकाइयों को पास भेजने का प्रावधान किया गया है इसके संदर्भ में। और 2022 में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को लाया गया। तो ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 में इसे लाया गया। तो यह 2022 तक की
रूपरेखा है जो 1989 से पहले की है। मतलब जो 1986 के में जब ये प्रदत्त शक्तियों को अधिसूचित किया गया, जो 2023 तक के लिए अधिसूचित किया है, तो 1989 से पहले की घटनाओं से लेकर यह 2022 तक के इसके विनिमय को दिखाया गया है कि किस तरीके से यह नियम प्रक्रिया रही, किस तरीके से यह अवशिष्ट पुनर्चक्रण को औपचारिक रूप से प्रदान किया गया, इन सब के बारे में यह कहा गया। अब पढ़ते हैं ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2023 के उचित मुख्य प्रमुख प्रावधानों के बारे में। 2023 के नियमों के तहत ई अपशिष्ट नियम 2022 में संशोधन किया जाना है। ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होते हैं और इन संशोधनों के तहत ई अपशिष्ट नियम 2022 की अनुसूची 2 में सूचीबद्ध छूटों में 2 पदार्थों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत जैसे सोलर पैनल या सेल, सोलर वोल्टेइक पैनल या सेल या मॉड्यूल में कैडमियम और लेड आते हैं। फिर आते हैं चिकित्सा उपकरण में प्रयोग होने वाले लेड, जो सभी प्रत्यारोपित तो संक्रमित उत्पादों को छोड़कर होते हैं। फिर प्रत्येक विनिर्माता को उपकरण और उनके घटकों, कंज्यूमेबल मार्गों और पुर्जों के बारे में विस्तृत जानकारी देनी होगी। उपर्युक्त जानकारी के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर खतरनाक पदार्थों में कमी करने संबंधी प्रावधानों के अनुपालन संबंधी घोषणा पत्र के साथ प्रदान करनी होगी इसके संदर्भ में। अब पढ़ते हैं भारत में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या ई अपशिष्ट के बारे में। भारत में ई अपशिष्ट का संबंध अप्रचलित अनुप्रयोग इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक उपकरणों सहित फोटोवोल्टिक, सौर फोटोवोल्टिक मॉडल या पैनल या सेल से है। इसमें इस्तेमाल कर त्याग दिए गए इलेक्ट्रिक उपकरण या इस्तेमाल हो चुके घटक शामिल होते हैं। साथ ही इसमें विनिर्माण, ई फर्विशमेंट और मरम्मत प्रक्रियाओं के दौरान अनुपयुक्त या अनुपयोगी मानकर रिजेक्ट कर दिए गए उपकरण या उनके घटक भी शामिल होते हैं। इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या उत्पाद शामिल होते हैं। इलेक्ट्रिकल उपकरण प्रायः प्रत्यावर्ती धारा और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण प्रायः दिष्ट धारा में कार्य करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल उपकरण होते हैं वह प्रायः प्रत्यावर्ती धारा में और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रायः दिष्ट धारा में कार्य करते हैं। ई अपशिष्ट में पाए जाने वाले कुछ विषैले या खतरनाक पदार्थ होते हैं, जैसे प्रदूषक और उनके स्रोत के अंतर्गत देखते हैं तो प्रदूषक सीसा है तो उनके स्रोत कैथोड रे ट्यूब होते हैं। कैडमियम का जो स्रोत होता है वह चिप रेसिस्टर और अर्धचालक का होता है। पारा के प्रदूषक रिले और स्विच प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं। बेरिलियम के मदरबोर्ड। हेक्सावोलेट का जंग से लगने से बचाने के लिए अनौपचारिक जस्ता चढ़ा हुआ स्टील प्लेट स्टील हाउसिंग के लिए डेकोरेटर या हार्डनर होता है। तो यह विषैले पदार्थ है और उनके प्रदूषक एवं उनके स्रोत के अंतर्गत है। अब पढ़ते हैं भारत में ई अपशिष्ट की स्थिति को जानते हैं कि प्रेजेंट में क्या है, किस रिपोर्ट में इसका क्या स्थान रहा है, इसके बारे में देखते हैं। भारत में ई अपशिष्ट की स्थिति को भारत में 2019-20 के दौरान उत्पन्न कुल ई अपशिष्ट का केवल 22.7% संग्रहित, विघटित और पुनर्चक्रित या निस्तारित किया गया था। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला देश है। भारत में उत्पन्न होने वाले कुल ई अपशिष्ट में कंप्यूटर का योगदान 70% है, जबकि दूरसंचार उपकरणों का योगदान 12% है। 90% से अधिक इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन अनौपचारिक क्षेत्र के कर्मियों द्वारा किए जाते हैं। तो भारत में क्या स्थिति है? पहली तो एक इसे 2019-20 के दौरान ई अपशिष्ट का केवल 22.7% ही संग्रहित, विघटित, पुनर्चक्रित और निस्तारित किया गया था। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला देश है। भारत में उत्पन्न होने वाले कुल ई अपशिष्ट में कंप्यूटर का योगदान 70% है, जबकि दूरसंचार उपकरणों का योगदान 12% है और 90% से अधिक उपकरण इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट प्रबंधन अनौपचारिक क्षेत्रों के कर्मियों द्वारा किए जाते हैं। इसके संदर्भ में भारत में ई अपशिष्ट से जुड़े मुद्दे जैसे अवसंरचना का अभाव होना, वर्तमान में पुनर्चक्रण या संग्रह सुविधाओं या इससे उत्पन्न होने वाले ई अपशिष्ट की मात्रा में एक बड़ा अंतर मौजूद है। स्वास्थ्य संबंधी खतरे होना, जैसे ई अपशिष्ट के संपर्क में आने से सर दर्द, चिड़चिड़ापन, मतली, उल्टी और आंखों में दर्द होना इत्यादि होते हैं। जागरूकता और वित्तीय प्रोत्साहन का अभाव होना कि उपभोक्ताओं को ई अपशिष्ट और अलग अलग ई अपशिष्ट के घटकों की कीमतों के बारे में बाजार की जानकारी का अभाव होता है। पर्यावरण पर प्रभाव के संदर्भ में
ई अपशिष्ट एक पर्यावरणीय खतरा है और इसे भूजल प्रदूषण, मृदा अम्लीकरण, भूजल और संदूषण, प्लास्टिक या अन्य अवशेष के दहन के कारण वायु प्रदूषण होता है। निजी क्षेत्र की भागीदारी का अभाव की ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण अपेक्षाकृत एक नया व्यवसाय है और पुनर्चक्रण की प्रभावी प्रौद्योगिकियों के संबंध में जानकारी का अभाव बाजार में एक बाधा के रूप में कार्य करता है। बाल श्रम की अधिकता, जैसे भारत में 4.5 लाख बाल श्रमिक बिना पर्याप्त सुरक्षा के अलग अलग ई अपशिष्ट गतिविधियों में संलग्न है। बहुत बड़ा अनौपचारिक क्षेत्रक होना, जैसे 90% से अधिक इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का प्रबंधन अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा किया जाता है और इनमें से अधिकांश श्रमिक अपने अधिकारों में अनभिज्ञ होते हैं। यह भारत में ई अपशिष्ट से जुड़े कुछ मुद्दे हैं कि अवसंरचना का अभाव है, स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं, जागरूकता और वित्तीय प्रोत्साहन का अभाव, पर्यावरण पर प्रभाव, फिर आता है निजी क्षेत्र की भागीदारी का अभाव होना, बाल श्रम की अधिकता होना और बड़ा अनौपचारिक क्षेत्रक इसमें संलग्न रहना। अब इस अपशिष्ट नियम 2022 के बारे में, ई अपशिष्ट नियम 2022 जैसे नियमों के बारे में देखते हैं। यह किन पर लागू होता है, ई अपशिष्ट का पुनर्चक्रण का लक्ष्य क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। जैसे इनके नियमों के बारे में पढ़ते हैं तो ये नियम ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की जगह लेंगे और ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगे। तो ये किस प्रबंधन नियम की जगह लेंगे? एक ई अपशिष्ट नियम 2016 की जो अप्रैल 2023 से लागू होंगे। और इन नियमों के तहत ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण के लिए ईपीआर की एक नई पहल या नई व्यवस्था शुरू किया जाएगा। अनुसूची 1 का विस्तार किया गया है। यह किन पर लागू होगा? यह विनिर्माताओं पर, उत्पादकता पर, रिफर्बिशिंग या नवीनीकरण करने वाले, विघटित या नष्ट करने वालों और पुनर्चक्रण करने वालों पर। इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे अपशिष्ट बैटरी, पैकेजिंग, प्लास्टिक, सूक्ष्म उद्यम, रेडियोधर्मी अपशिष्ट इसके अपवाद के रूप में है। ई अपशिष्ट पुनर्चक्रण का लक्ष्य यह ईपीआर दायित्वों को पूरा करने हेतु उत्पादक तथा पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ता के माध्यम से पुनर्चक्रण की जाने वाली ई अपशिष्ट की मात्रा है। इस लक्ष्य को 2 वर्षों के लिए स्थिर रखा जाता है, जो 2023-24 तथा 2024-25 को 60% के लक्ष्य के साथ शुरू किया जा सकता है। अब इनकी नई विशेषताओं में देखते हैं कि इनकी नई विशेषताओं में सौर पीवी मॉडल पैनल सौर सेल का प्रबंधन शामिल किया गया है। ईपीआर प्रमाण पत्र के सृजन, लेन देन के लिए प्रावधानों को शामिल किया गया है। पर्यावरण संबंधी मुआवजा और सत्यापन लेखा परीक्षण के प्रावधानों को शामिल किया गया है। यह इसकी कुछ विशेषताएं। आगे की राय में देखते हैं कि यह स्थानीय निकायों के एक अलग विभाग का गठन करना है कि यह सुझाव दिया जाता है कि सरकार को अपशिष्ट प्रबंधन हेतु कानूनों में संशोधन करना चाहिए और साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक अलग विभाग का गठन किया जाना चाहिए। असंगठित क्षेत्र को मजबूत करना, जैसे कि इसको पर्यवेक्षण और निगरानी के अधीन रखना चाहिए ताकि उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट अधिकांश ई अपशिष्ट को व्यवस्थित रूप से पुनर्चक्रित किया जाए। ई अपशिष्ट नियमों के प्रावधानों की कड़ी निगरानी और उन्हें लागू करना, जैसे ई अपशिष्ट के लिए ईपीआर के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिलेगी। ईपीआर होता क्या है? हमने बहुत ज़्यादा इसमें यूज किया है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पहले इसका अर्थ समझ लेते कि होता क्या। इसका अर्थ उत्पादों के उपयोग योग्य अवधि के समाप्त होने पर उत्पादों के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिए उत्पादक उत्तरदायी है। इसका क्या अर्थ होता है कि उत्पाद के उपयोग योग्य अवधि के समाप्त होने तक, मतलब जो उत्पाद आप उपयोग कर रहे हैं उसके उपयोग योग्य जो अवधि है उसके समाप्त होने तक उत्पादों के पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन के लिए उत्पादक उत्तरदायी होते हैं। यह प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, जो अपशिष्ट उत्पादों को उनके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और निपटान के लिए जिम्मेदार बनाता है। इसे ईपीआर कहा जाता है। ईपीआर ई अपशिष्ट के नियमों के प्रावधानों की कड़ी निगरानी और उन्हें लागू करना, पुनर्चक्रण में सुधार और प्रोत्साहन करना, आयात का विनिमय करना और ई अपशिष्ट के बारे में उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाना, जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और एनजीओ से लेकर शहरी स्थानीय निकायों तक सभी के बारे में व्यवहारिक रूप से जागरूकता बढ़ाने में जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। इससे संबंधित कुछ सुझाव दिए गए हैं कि प्रेजेंट में जिस तरीके की प्रक्रिया उसको और बेहतर बनाने के लिए यह अगर नियम अपनाए जाते हैं तो उसको और सुचारू रूप से कंटिन्यू किया जा सकता है।
भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक भोपाल में खोला गया है, जो घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों में उत्पन्न होने वाली अपशिष्ट पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान करता है। तो कहाँ खोला गया है पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक? भोपाल में, जो घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से उत्पन्न होने वाली अपशिष्ट का पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान करेगा। अब पढ़ते हैं एथेनॉल मिश्रण के बारे में। एथेनॉल मिश्रण हाल ही में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिलना आरंभ हो गया है। मतलब जो 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ पर 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल मिलने लगा है। वर्तमान में पेट्रोल में 10% एथेनॉल का मिश्रण यानी 10% एथेनॉल और 90% पेट्रोल किया जाता है। सरकार का उद्देश्य है कि इसे 2025 तक दुगना करना है। तो प्रेजेंट में कितना किया गया? 11 राज्यों में 20% किया गया, लेकिन सरकार का क्या टारगेट है? सरकार का टारगेट है कि इसे 2025 तक दुगना करना, मतलब 50% पेट्रोल होगा, 50% एथेनॉल होगा। प्रेजेंट में कौन सी प्रक्रिया चल रही है? 10% एथेनॉल की और 90% पेट्रोल की, जो ओवरऑल इंडिया में चल रही है। लेकिन वर्तमान में हाल ही में जो 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 20% एथेनॉल को मिश्रित करने लगे हैं और इसे 2025 तक 50-50 करना है। जून 2022 में भारत ने औसत रूप से पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण की दर हासिल कर ली थी। पहले चरण के 15 शहरों को कवर किया जाएगा और अगले 2 वर्षों में पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा। तो इसे पहले चरण में 15 शहर शामिल होंगे और अगले 2 वर्षों में इसमें पूरे देश में विस्तार किया जाएगा। अब देखते हैं कि एथेनॉल का मिश्रण होता क्या है। एथेनॉल एक प्रकार का जैव ईंधन होता है जो गन्ना, मक्का, गेहूँ जैविक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। तो किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना, मक्का, गेहूँ जैसे जैविक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। चूँकि इसे पादपों से प्राप्त किया जाता है इसलिए नवीनीकरण माना जाता है और भारत सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को जारी किया था। इस नीति के तहत 2030 तक पेट्रोल में 20% की एथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को अब तक 2030 के बजाय 2025-26 में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तेल विपणन कंपनियां घरेलू स्रोतों से इथेनॉल खरीदती हैं और अपने टर्मिनलों पर एथेनॉल का मिश्रण करती हैं। सरकार ने वर्ष 2014 में ही एथेनॉल के प्रशासित मूल्य को अधिसूचित कर रही है और देश में ईंधन श्रेणी के एथेनॉल का उत्पादन करने वाले आश्वनियों को बढ़ावा देने के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग नोडल के रूप में कार्य करता है। तो इसके संदर्भ में मतलब एथेनॉल एक जैव ईंधन है जो गेहूँ, गन्ना के जैविक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। इसे 2018 में जैव ईंधन नीति जारी की गई तथा इसे 2030 तक 20% का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसे 2030 के बजाय 2025-26 में प्राप्त करने का लक्ष्य है, जो कि एक नवीनीकरणीय ईंधन माना जाता है। यह तेल विपणन घरेलू में एथेनॉल खरीदती है और अपने टर्मिनलों पर एथेनॉल का मिश्रण करती हैं। फिर आता है बायो एथेनॉल को चक्र को समझते हैं। सबसे पहले इसमें बिल्कुल बारीक टुकड़े किए जाते हैं। फिर इसमें जैसे सबसे पहले क्या होता है सबसे पहले इसमें बिल्कुल बारीक टुकड़े किए जाते हैं। फिर इसमें शर्करा के घटक को अलग अलग किया जाता है। तदुपरांत इसको एथेनॉल बनाने के लिए शर्करा का आसवन किया जाता है। इसे वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमाल से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और इसे मूल फसलों के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब ये जो प्रक्रिया चलती है, ये जो प्रक्रिया इसका ये सर्कल चल रहा है, यह रिवर्सिबल होती है। इसमें पहले टुकड़े किए जाते हैं, फिर इसका घटक शर्करा घटक बनाया जाता है, फिर इसको बनाने के लिए आशवन इसका किया जाता है, वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं और उनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है उसे पुनः मूल फसलों द्वारा, जो मक्का जैसी फसलों के द्वारा उनका अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे एनवायरनमेंट को कम खतरा होगा। तभी इसको बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। विगत 8 वर्षों के दौरान हासिल महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में ग्रेट ईंधन एथेनॉल के उत्पादन में 8 से 10 गुना की वृद्धि हुई है। एथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता लगभग 2 गुनी हुई है। 5 वर्षों में डिस्टिलेशन की संख्या 40% वृद्धि हुई है और पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये प्रति लीटर से भी अधिक की कमी करने में मदद मिली है।
अब पढ़ते हैं इसके एथेनॉल मिश्रण का इम्पोर्टेंस के बारे में। एथेनॉल मिश्रण में जैसे प्रदूषण में कमी आएगी, जैसे कि हमने ये बायो एथेनॉल की जो प्रक्रिया देखी है कि उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होगी वह पुनः वो उस जो पौधे हैं उनमें पुनः प्राप्त कर ली जाएगी और पुनः वही चक्र चलता रहेगा, जिससे पुनर्चक्रण होगा। अब जैसे इसमें सबसे पहले तो वही कि प्रदूषण में कमी होगी, तभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है कि यह डबल हो जाएगा तो प्रदूषण कम होगा। दोपहिया वाहनों और चौपहिया वाहनों में ईओ या एथेनॉल मिश्रित रहित पेट्रोल की तुलना में E20 के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन में 50% और 30% की कमी आती है। दोपहिया वाहनों और यात्री कारों दोनों में हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में लगभग 20% की कमी आती है और पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण करने में मिश्रित ईंधन ऑक्सीजन युक्त होते हैं और इससे ईंधन का पूर्ण दहन होता है और प्रदूषणकारी उत्सर्जन कम होता है। आयात में कमी होना कि भारत की ऊर्जा आयात पर निर्भरता कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने में मदद करेगी। किसानों की आय में वृद्धि करेगी कि यह कार्यक्रम किसानों की आय का एक अतिरिक्त स्रोत प्रदान करता है और पिछले 8 वर्षों में इसने किसानों के 49,078 करोड़ रुपए प्राप्त किए। अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति होगी कि जीवाश्म ईंधन की अधिक मात्रा में एथेनॉल के मिश्रण से प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है और इस प्रकार यह COP21 में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में ईंधन की खपत को कम करने के लिए एथेनॉल तथा अन्य वैकल्पिक ईंधन और उन्नत तकनीकों का उपयोग करने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे। राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा मजबूती मिलेगी तथा कारोबारियों और उपभोक्ताओं के लिए परिवहन संबंधी ऊर्जा लागत में कमी आएगी। इससे जुड़ी चुनौतियों में जैसे एथेनॉल से जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं कि वाहनों में आवश्यक बदलाव होगा। वाहनों में आवश्यक बदलाव होने से वाहन के इंजन में आवश्यक है कि उनके इंजनों में बदलाव करने पड़ेंगे। 10% एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के लिए वाहन के इंजन में किसी खास बदलाव की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि E20 इंजन के मामले में वाहन के अन्य घटकों में परीक्षण करना होगा और उनको उन E20 के अनुकूल बनाना होगा। E20 वाहनों का मूल्य निर्धारण जैसे कि E20 के अनुकूल वाहनों की लागत 100% गैसोलीन पर चलने के लिए बनाए गए सामान्य वाहनों की लागत से अधिक होगी तथा यह लागत दो चौपहिया वाहनों के मामले में 3,000 रुपये और 5,000 रुपये, दोपहिया वाहनों के लिए 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक अधिक हो सकते हैं। खाद्य बनाम ईंधन के संदर्भ में खाद्य बनाम ईंधन के संदर्भ में कि एथेनॉल के उत्पादन के लिए मक्का, गन्ना या अन्य बायोमास जैसी फसलों के उपयोग की आवश्यकता होती है। एथेनॉल उत्पादन के लिए खाद्य फसलों के उपयोग हित खाद्य कीमतों में वृद्धि और बाजार में इन खाद्य पदार्थों का अभाव हो सकता है और इसका खाद्य सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसके समक्ष चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। वाटर फुटप्रिंट की गन्ना एक जल गहन फसल है। गन्ने की प्रति एकड़ खेती में जल की खपत सर्वाधिक होती है, फिर भी एथेनॉल में सबसे आकर्षक फसल गन्ना है। सीमित उत्सर्जन प्रभाव का होना, मूल्य निर्धारण होना कि वैश्विक उत्पादों की तुलना में भारत में उत्पादित एथेनॉल की कीमत अधिक होना, अंतर्राज्यीय असमानता की पूर्वोत्तर राज्यों में फीड स्टॉक या कच्चे माल या उद्योगों की अनुपलब्धता के कारण एथेनॉल का मिश्रण नहीं किया जा रहा है। फिर आता है कि एथेनॉल मिश्रण से संबंधित कुछ पहले स्टार्ट हुई हैं, जिसके अंतर्गत आता है कि तेल विपणन कंपनियों को एथेनॉल की आपूर्ति हेतु सरकार प्रत्येक एथेनॉल आपूर्ति वर्ष के लिए अलग अलग फीड स्टॉक से उत्पादित एथेनॉल के लिए लाभदायक कीमतें तय कर रही है। FCI के पास भंडारित चावल और मक्का को भी फीड स्टॉक के रूप में उपयोग करने की अनुमति दी गई है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत आने वाले एथेनॉल पर वस्तु और सेवा को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। देश में एथेनॉल की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए उद्योग अधिनियम 1951 को संशोधन किया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण मंजूरी प्रक्रियाओं में सरल बना दिया है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत फ्लेक्सी फ्यूल इंजन और कंपोनेंट शामिल किए गए हैं और ये इंजन कंपोनेंट 85% एथेनॉल मिश्रित ईंधन के अनुकूल होते हैं। केंद्र सरकार द्वारा एथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना के लिए चीनी मिलों को चीनी विकास निधि के परियोजना की लागत में 40% का सस्ता ऋण प्रदान करेगी और एकीकृत बायो एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन या जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना चलाई गई है और इन परियोजनाओं के तहत लिग्नोसेल्यूलोसिस, बायोमास और अन्य नवीनीकरण फीड स्टॉक का उपयोग करके देश की दूसरी पीढ़ी की एथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी।
और वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि में योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 1969.50 करोड़ रुपए होगा। अब आता है इसकी आगे की राय में देखते हैं कि भविष्य के लिए इसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या इसमें कमी है जिसको भविष्य के लिए आप सुनिश्चित कर सके कि किस तरीके से इसको और बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए। जैसे एथेनॉल उत्पादकता की क्षमता में वृद्धि करना, करना, तेल विपणन कंपनियों की अवसंरचना को बढ़ाना कि एथेनॉल भंडारण, हैंडलिंग, मिश्रण या वितरण संबंधी अवसंरचना की आवश्यकता हेतु तैयार करने की जरूरत हो। E20 के अनुकूल इंजनों को प्रोत्साहन देना और फसलों की विविधता की वर्ष 2025 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एथेनॉल उत्पादन में अन्य अनाजों की व्यवहार्यता का पता लगाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 में तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव फसल या मिष्टी योजना की शुरुआत की गई है। किसकी योजना की शुरुआत की गई है? बजट 2023-24 में मैंग्रोव पहल या मिष्टी योजना की शुरुआत की है। इससे संबंधित तथ्यों में देखते हैं कि मिष्टी योजना का उद्देश्य समुद्र तट के किनारे और लवणीय जल क्षेत्रों के बारे में भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। मैंग्रोव वृक्षारोपण का कार्य मनरेगा और प्रतिपूरक वनीकरण निधि या अन्य स्रोतों के मध्य तालमेल के लिए किया जाएगा। मिष्टी योजना का क्या उद्देश्य है कि यह समुद्र के किनारे और लवणीय जल क्षेत्रों वाली भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण को बढ़ावा देगा और मैंग्रोव वृक्षारोपण का कार्य मनरेगा और प्रतिपूरक वनीकरण निधि या अन्य स्रोतों के मध्य तालमेल से किया जाएगा। मैंग्रोव के बारे में मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय उपोष्णकटिबंधीय समुद्री तटों के आसपास पाए जाने वाले विशेष प्रकार की विशेष बेलांचली पादप होते हैं। ये तीव्र तूफानों, लहरों के प्रभाव को कम करने में तटीय रक्षा करते हैं और इससे तटवर्ती वन क्षेत्र या ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन कहा जाता है। तो इनकी क्या विशेषता है? इनका यह है उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय समुद्री तटों के आसपास पाए जाने वाले एक विशेष बेलांचली पादप होते हैं जो तीव्र लहरों या तूफानों के प्रभाव को कम करने से तटीय रक्षा करते हैं। तो इन वनों को तटवर्ती वन क्षेत्र या मैंग्रोव वन क्षेत्र या ज्वारीय वन क्षेत्र कहा जाता है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के समक्ष खतरे आते हैं कि जैसे जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, ताजे जल और ज्वारीय जल प्रवाह में कमी, वनों की कटाई, आक्रामक प्रजातियां और प्रदूषण इत्यादि इसके अंतर्गत कारण आते हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आता है कि जलवायु परिवर्तन से समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होने के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है और इसका प्रभाव मैंग्रोव पर प्रतिकूल पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों, तूफानों और सुनामी की नियमित घटनाओं से भारत में मैंग्रोव की क्षति हुई है। ताजे जल और ज्वारीय जल प्रवाह में कमी के अंतर्गत की उन जल क्षेत्रों में बेहतर रूप से बढ़ते हैं जहां पर्याप्त मात्रा में ताजे जल की आपूर्ति होती है। वनों की कटाई के संदर्भ में कि यहाँ प्रायः कृषि, जलीय कृषि और शहरी विकास के लिए काटा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप महत्वपूर्ण पर्यावास स्थल की क्षति होती है। आक्रामक प्रजातियां जैसे प्रोसोपिस जूलिफोरा से मैंग्रोव वनों के अस्तित्व को खतरा हो सकता है। यह एक गैर देशज वृक्ष प्रजाति होते हैं। प्रदूषण जैसे औद्योगिक प्रदूषण, सीवेज प्रवाह और कृषि से अपराहित जल सभी मैंग्रोव की पारिस्थितिक तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके संदर्भ में अब मैंग्रोव की विशेषताएं जैसे यह कैसा दिखता है, इसका आकार कैसा है, इसके पर्यावास कैसे और इसका अनुकूलन किस तरीके के एनवायरनमेंट में यह रह सकते हैं, इसके बारे में। जैसे यह छोटे वृक्ष या झाड़ी के समान होते हैं जो अधिक लंबाई तक नहीं बढ़ते हैं। ये खारे या तटीय लवण युक्त जल में उगते हैं तथा इनके अनुकूलन के लिए इनमें जटिल जल संरचना, लवण निस्पंदन, साल्ट फिल्ट्रेशन करने संबंधी जटिल प्रणाली होती है और ये विशेषताएं इन्हें तेज लहरों, खारे जल वाली परिस्थितियों, जल भराव वाली गाद और कम ऑक्सीजन वाली दशाओं में भी जीवित बने रहने की सक्षम बनाते हैं। भारत में मैंग्रोव की अवस्थिति देखते हैं कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव की क्या स्थिति है। जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार इसका जो कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र 4992 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें गुजरात में 23.66 जो है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, फिर उसके बाद गुजरात आता है, पश्चिम बंगाल में 42.45 है, फिर गुजरात आता है जो 23.66 है, फिर उसके बाद आता है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पर 12.39% है,
उसके बाद आंध्र प्रदेश जहाँ पर 8.12% है। इसके बाद महाराष्ट्र आता है जो 6.44% है। फिर आता है तमिलनाडु जहाँ 0.90%, महाराष्ट्र 6.44%, केरल 0.18%, कर्नाटक 0.20%, दादरा एवं नागर हवेली में 0.06% और गोवा में 0.52% मैंग्रोव पाए जाते हैं। यह भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव की स्थिति है। मैंग्रोव की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कुछ पहले स्टार्ट की हैं, उसके अंतर्गत जैसे कुछ बिनामिकी उपाय किए गए हैं। बिनामिकी उपाय के अंतर्गत इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत तटीय विनिमय क्षेत्र अधिसूचना 2019, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927 आदि या समय समय पर अधिनियमों में संशोधन के तहत बनाए गए नियम शामिल होते हैं। मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों के संरक्षण और प्रबंधन पर राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम स्टार्ट किए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत सभी तटीय और केंद्र शासित प्रदेशों में मैंग्रोव के संरक्षण और प्रबंधन के लिए वार्षिक प्रबंधन कार्य योजना तैयार और लागू की जा रही है। एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना, यह परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे 3 राज्यों के तटवर्ती भागों में ICZMP इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की पायलट परियोजना संचालित की है। यह परियोजना का उद्देश्य तटवर्ती संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करना है और इसके तहत की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में से एक मैंग्रोव वृक्षारोपण भी आता है। अब आता है मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन के बारे में। यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन के माध्यम से मैंग्रोव संरक्षण को लेकर 9 तटवर्ती राज्यों के निवासियों को एकजुट किया है और इसका उद्देश्य मैंग्रोव संरक्षण के प्रति नागरिकों को संवेदनशील बनाना है। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल होना कि COP27 के दौरान भारत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट में शामिल हुआ है, जिसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों के संरक्षण और पुनरुद्धार को बढ़ावा देना और इसमें तीव्रता लाना है। इसके संदर्भ में कुछ मैंग्रोव के संदर्भ में कुछ पहले स्टार्ट ही हैं। अब इसके लिए अंतर्गत कुछ उपाय किए गए हैं, जैसे आवश्यक उपाय है कि नीतियों में मैंग्रोव के संरक्षण के मुख्य रूप से शामिल करना होना, इसकी निगरानी और सर्वेक्षण का एक समय समय पर की जानी चाहिए। ज्ञान का प्रसार, जैसे ज्ञान का प्रसार एक महत्वपूर्ण एक सफल सहयोग रहेगा जो सभी हितधारकों के लिए ज्ञान की उपलब्धता को बेहतर बनाने तथा मैंग्रोव संरक्षण में मौजूदा ज्ञान की कमी को दूर करने में सहायता करने में पर्याप्त व्यवस्था का निर्माण किया जाना चाहिए। सभी हितधारकों को शामिल करने के संदर्भ में कि तटवर्ती उद्योगों और निजी मालिकों को मैंग्रोव जैव विविधता के संरक्षण और विकास के सक्रिय रूप से भागीदार बनने के लिए राजी करने की आवश्यकता होगी। वनीकरण के संदर्भ में यह मैंग्रोव वनों के संरक्षण में मदद करता है तथा मैंग्रोव प्रजातियों के पौधों को लगाने के लिए उपयुक्त स्थल की पहचान की जाती है। इसके अन्य उपायों में आता है कि मैंग्रोव वनों के आसपास मानवीय गतिविधियों को सीमित किया जाना चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित सेवाओं या संवादों के प्रति संधारणीय दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मैंग्रोव वनों में मवेशियों को रोकने के लिए अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में बाड़ लगानी चाहिए। प्राकृतिक ज्वारीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए उसमें सुधार करने के लिए अवरोधों को हटाना चाहिए। इसके संदर्भ में अब पढ़ते हैं मैंग्रोव के लाभ किस क्षेत्र में कितने रहते हैं, इसका किस क्षेत्र में कितना % लाभ रहता है और इसकी उपयोगिता को और बढ़ाना चाहिए और बेहतर विकल्प हो सकते हैं। जैसे आजीविका के संदर्भ में लगभग 120 मिलियन लोग मैंग्रोव वनों के निकट रहते हैं और इन पर निर्भर हैं। मत्स्यन के क्षेत्र में यह मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में मछलियों की 3000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। लकड़ी, मैंग्रोव की लकड़ी का घनत्व इसकी लकड़ी की इमारती लकड़ी और ईंधन की लकड़ी का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसका जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि मैंग्रोव की कार्बन भंडारण क्षमता उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि वनों की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक होती है, क्योंकि मैंग्रोव की अधिक मात्रा में कार्बन को मुद्रा भंडारित कर सकते हैं। फिर आता है पर्यटन के संदर्भ में कि विश्व स्तर में मैंग्रोव से संबंधित 2000 से अधिक पर्यटन या मनोरंजन संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जैसे नौका पर्यटन, बोर्ड वॉक, कायाकिंग और मत्स्यन आता है। वाटर फिल्ट्रेशन के संदर्भ में यह 2 से 5 हेक्टेयर की मैंग्रोव वन क्षेत्र 1 हेक्टेयर जलीय कृषि के अपशिष्ट उपचार कर सकते हैं। तटीय संरक्षण के संदर्भ में यह तटीय सुरक्षा के लिए मैंग्रोव का पुनरुद्धार करना ब्रेक वाटर जैसे ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में 5 गुना अधिक लागत प्रभावी होता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में। अब पढ़ते हैं जलीय कृषि के बारे में या एक्वाकल्चर के बारे में। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री ने जलीय कृषि क्षेत्र के लिए 3 राष्ट्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रमों का उद्घाटन या शुभारंभ किया।
ये 3 कार्यक्रम है, जैसे भारतीय सफेद झींगा का आनुवांशिक सुधार कार्यक्रम, जलीय जीवों के लिए रोगों का राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम और ICAR-CIBA द्वारा विकसित झींगा कृषि बीमा का शुभारंभ। भारतीय सफेद झींगा का आनुवांशिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत इसमें 25 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मंजूरी प्रदान की गई है। झींगा पालन क्षेत्र में अधिकतर रोगजनक मुक्त पैसिफिक सफेद झींगा नामक एक विशिष्ट प्रजाति के स्टॉक पर निर्भर करते हैं और यह प्रजाति एकल प्रजाति पर निर्भरता को समाप्त करेगा तथा विदेशी झींगा प्रजातियों की तुलना में देशज प्रजातियों को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह इसका इम्पोर्टेंस है। फिर दूसरा आता है जलीय जीवों के रोगों पर राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम चरण सेकंड के बारे में। यह चरण 2 PMPMSY के तहत मंजूरी की गई है और इसके प्रथम चरण की शुरुआत 2013 में की गई थी। इसके अंतर्गत राज्यों की भागीदारियों के साथ जलीय जीवों के रोगों में राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली का निर्माण और रोग निदान कर्मियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्यक्रम किसान आधारित रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करेगा और यह रोगों के कारण होने वाली राजस्व नुकसान को कम करने में मदद करेगा और इससे निर्यात में वृद्धि होगी। इसके संदर्भ में फिर आता है ICAR-CIBA द्वारा विकसित झींगा कृषि बीमा का शुभारंभ। इस बीमा के तहत प्रीमियम की राशि स्थान और किसानों की आवश्यकता के आधार पर अलग अलग होगी और इसमें 3.7% से 7.7% की प्रतिशत के बीच होगा। फिर आता है झींगा कृषि में संपूर्ण हानि के संदर्भ में स्थिति को देखते हैं तो इसमें 80% तक की नुकसान की क्षतिपूर्ति की जाएगी। यह बीमा और संस्थागत ऋण सुविधाओं में किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा। यह तीव्रता से किसानों की आय को दोगुना करने में भी मदद करेगा। भारत में एक्वाकल्चर या फिर जलीय कृषि के बारे में। भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि वाला देश है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है। और झींगा पालन में भारत में समुद्री खाद्य निर्यात में 70% योगदान है और 75% मछली उत्पादन में अंतर्देशीय मत्स्यन का योगदान होता है और 25% मछली उत्पादन में समुद्री मत्स्यन का योगदान होता है। इसमें जो जलीय जीव है इसके संदर्भ में देखते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा एक तो कृषि वाला देश है, दूसरा तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है। झींगा पालन में 70% है, 70% मछली उत्पादन में और 25% मछली उत्पादन में समुद्री मत्स्यन में भारत की भागीदारी है। जलीय कृषि के लाभ के बारे में पढ़ते हैं कि खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा के संदर्भ में कि मछली और अन्य समुद्री खाद्य सुरक्षा प्राप्त प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं और इसमें पोषण की उच्च मात्रा पाई जाती है। साथ ही हमारे आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे प्राकृतिक तेलों की आपूर्ति करते हैं जो रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। निर्यात के अवसर में कि भारत विश्व में शीर्ष समुद्री खाद्य पदार्थों के निर्यातक में से एक है। यह क्षेत्र भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना रहा है और इसके लिए भारत में वित्त वर्ष 2021-22 में 7.76 अरब डॉलर के मूल्य में 1.36 MMT समुद्री खाद्य पदार्थों का अब तक उच्चतम निर्यात किया था। पर्यावरणीय प्रभाव के संदर्भ में देखते हैं कि अधिक मात्रा में मछली पकड़ना और बॉटम ट्रॉलरों का अधिक इस्तेमाल करने जैसी पद्धतियों से समुद्र आधार तल को नुकसान पहुंचता है। ये समुद्री पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं तथा इस प्रकार जलीय कृषि जलीय जीवों की अलग अलग प्रजातियों की संधारणीय तरीकों से खेती करने में मदद करते हैं। फिर आता है प्राकृतिक स्टॉक पर दबाव कम करने में सहायक कि जलीय कृषि की पद्धति के तहत नियंत्रित दशाओं में मछली पालन और अन्य जलीय जीवों का पालन किया जाता है। फिर जल के उपयोग के संदर्भ में कि जल के उपयोग में कृषि प्रणाली में प्राय कृषिगत अपवाह वर्षा जल और समुद्री जल का उपयोग किया जाता है। ईंधन के वैकल्पिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं कि शैवालों के माध्यम से जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकने में ईंधन का उत्पादन किया जाता है और इसके लिए वर्तमान में शैवाल को धीरे धीरे ईंधन के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में विकसित किया जाता है। जलीय कृषि के क्षेत्रों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं की गुणवत्ता इनपुट्स का अभाव होना, आवश्यक अतिरिक्त सेवाओं की सीमित उपलब्धता होना, कुछ प्रजातियों पर निर्भरता। जैसे भारत में मत्स्य पालन का व्यवसाय वर्तमान में मछली की कुछ प्रजातियों जैसे कॉर्प्स, पाकू, पंगेसियस पर अधिक निर्भर है, तो इसमें कुछ निश्चित प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अत्यधिक उत्पादन की स्थिति से संबंधित प्रजाति का अत्यधिक स्टॉक जमा हो जाता है। इसमें कीमतों में कमी आती है और मूल्य संबंधी अस्थिरता को बढ़ोतरी होती है। रोगों की प्रति प्रवणता के संदर्भ में कि अभी भी मत्स्य पालन में निम्नलिखित पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे बड़े तालाब का उपयोग करना। बड़े तालाब के उपयोग करने के साथ ही इसमें जल का समय समय पर बदलना, जल निकासी की व्यवस्था ना होना, जलाशयों के तल में अवसादें नहीं हटाना, इन पारंपरिक तरीकों से रोगों को बढ़ावा मिलता है।
आक्रामक प्रजातियां, जैसे आक्रामक प्रजातियों की मौजूदगी में अन्य प्रदेशज प्रजातियों को भोजन और पर्यावास के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके लिए आक्रामक प्रजातियों के लिए इनके विस्थापित हो सकती हैं। देशज, जैसे आक्रामक प्रजातियां जब ज़्यादा हो जाएंगी तो जो देशज प्रजातियां वह विस्थापित होंगी और इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। और ये रोग वे ऐसे रोगों या परजीवियों को भी अपने साथ ला सकती हैं जो देशज या स्थानीय प्रजातियों को नष्ट कर देंगे। जलीय प्रदूषण के संदर्भ में कि तालाबों प्रयोगशालाओं में रसायनों के इस्तेमाल और जलीय प्रदूषण का खतरा होता है। जलीय कृषि में मछलियों द्वारा चयापचयन युक्त जल का जलीय निकायों में विसर्जन करने में सुपोषण की स्थिति पैदा हो सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण जलीय जीवों की स्थिति, जीवन पद्धति, व्यवहार, वितरण और पर्यावास पैटर्न, जलीय क्षमता और मृत्यु दर में परिवर्तन जलीय कृषि के क्षेत्र में हानिकारक होते हैं। और एक अनुमान के अनुसार भारत में पूर्वी तट की पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी सेवाओं में अगले 25 वर्षों के लिए 25% की गिरावट आ जाएगी। अब इसके अंतर्गत क्या पहले स्टार्ट की गई है जलीय कृषि के अंतर्गत, जैसे कि पहली पहल है कि स्वतंत्र मंत्रालय का गठन होना। 2019 में मत्स्य क्षेत्र को महत्व को देखते हुए 2019 में एक स्वतंत्र मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय का गठन किया गया। अनुकूलन एफडीआई नीति, इसके तहत मत्स्य पालन और जलीय कृषि में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% एफडीआई की अनुमति दी गई। मत्स्य पालन और जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के संदर्भ में किसी 2018-19 में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और उनकी संस्थाओं और निजी क्षेत्रों को रियायती दर पर वित्त प्रदान करने के लिए बनाया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका उद्देश्य देश में मत्स्य पालन क्षेत्रों में संधारणीय और उत्तरदायी विकास के माध्यम से नीली क्रांति को संभव बनाना है। और इस योजना में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2021 से 2024-25 की 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है। ई संता, जैसे ई संता एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसे MPEDA द्वारा शुरू किया गया है। यह लघु और सीमांत जलीय कृषि करने वाले कृषकों और निर्यातकों के बीच बिचौलियों को समाप्त करके व्यापार को सुविधाजनक बनाता है तथा समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय के रूप में कार्य करता है, जिसकी स्थापना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन समुद्री उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई है। अब जलीय कृषि को प्रोत्साहन देने के उपाय के संदर्भ में कि इसको सकारात्मक नीति फ्रेमवर्क होना चाहिए। जलीय कृषि की मुख्य श्रृंखला को मजबूत करना तथा मत्स्य किसान संगठनों को बढ़ावा देना चाहिए और उन्नत प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होना चाहिए। और लघु सूक्ष्म उद्योगों द्वारा मूल्य संवर्धन को बढ़ाना कि इससे उत्पादन क्लस्टर में उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमी मॉडल को अपनाया जा सके और उद्यमों को मुख्य रूप से मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, प्रमाणन आदि प्रमुख क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कराने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है। अब पढ़ते हैं जल संवेदनशील शहर के बारे में या वाटर सेंसिटिव सिटीज के बारे में। सुर्खियों में क्यों? हाल ही में एक शोध पत्र में ग्लोबल साउथ के शहरों के लिए एक जल संवेदनशील शहरी डिजाइन योजना के महत्व पर प्रकाश डाला गया। शोध से संबंधित अन्य महत्व, जैसे कि भारत और ग्लोबल साउथ के शहरों में शहरी आवास व्यवस्था में बढ़ती असमानताओं की पहचान की गई है। इसमें अवसंरचनाओं और सेवाओं की, जैसे जल आपूर्ति और सैनिटेशन, जल निकासी और अपशिष्ट जल प्रबंधन की उपलब्धता संबंधी असमानताएं शामिल हुई। ग्लोबल नॉर्थ देशों में, जैसे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में यह विचारधारा उभर रही है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है कि इसमें शहरों को नियोजित विकास करना, शहरों में रहने वाले सभी लोगों को कानूनी अधिकार के लिए आवास व्यवस्था, बुनियादी अवसंरचना आदि उपलब्ध कराना। और ग्लोबल साउथ के शहरों में सभी योजनाओं को लागू करने में सक्षम नहीं है तथा जो ग्लोबल साउथ के शहर जल संवेदनशील शहरी डिजाइन और योजना के तहत लागू कर रहे हैं। अब आते हैं जल संवेदनशील शहरी डिजाइन योजना के बारे में। यह एक नया आदर्श के रूप में है। इसका उद्देश्य पर्यावरण और शहरी विकास के जल विज्ञान संबंधी प्रभावों को कम करना होता है तथा इसके तहत कुछ क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो पूरक जल स्रोतों के लिए स्थानीय जल निकायों की रक्षा करते हैं। शहरी क्षेत्रों के डिजाइनों के लिए वेजिटेटेड स्वल्प बफर स्ट्रिक्स और जैव हित प्रतिधारण प्रणालियों को शामिल करते हुए शहरों को खुले क्षेत्रों सहित सार्वजनिक स्थानों पर वर्षा जल का प्रबंधन करना है। अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग के बोझ को कम करने के लिए स्वाभाविक कार्य के रूप में कार्य करना। अलग अलग स्तरों पर जल संरक्षण के तरीकों में वृद्धि करना। इसमें वाटर इनिशिएटिव फीचर्स और जर्सी स्केपिंग, प्राकृतिक भूपरिदृश्य का निर्माण करना और जल कुशल सिंचाई विधियों का प्रयोग करना शामिल होता है।
सामुदायिक आवश्यकताओं और जल संबंधी मुद्दों के अनुसार प्राकृतिक और कृत्रिम परिदृश्य की योजना बनाते हुए संबंधित क्षेत्रों के सामाजिक और पारिस्थितिक संबंधी पहलुओं पर सार्थक वृद्धि करना तथा आगामी नियमों विनियमों तथा अनुमोदन में WSUDPO की शामिल करना है। जल संवेदन योजना की आवश्यकता क्यों, इसके संदर्भ में क्या क्या तथ्य हैं? इसके लिए भूमि के उपयोग संबंधी योजना की पारंपरिक धारणा से हटने की आवश्यकता होगी। जल सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ग्लोबल साउथ शहर के निम्नलिखित कुछ मुद्दों से ग्रस्त है कि विकास की बड़े पैमाने पर अनौपचारिक प्रगति, भौतिक अवसंरचना की पर्याप्त निवेश की कमी, जल की उपलब्धता के विविध स्रोत जैसे जल के टैंकरों के माध्यम से, वाटर कॉमन्स की सुरक्षा और बहाली, अपशिष्ट की जल का पुनः उपयोग और उपचार करना, घटता भूजल स्तर इसके संदर्भ में। इसके समक्ष कुछ चुनौतियां हैं कि जैसे अधिक जनसंख्या के कारण चुनौतियां उत्पन्न होती हैं, ठोस या पूर्ण एकीकरण और सार्वजनिक भागीदारी के अभाव के चलते स्थानिक योजनाओं का एक जटिल क्रम होता है, जल की गुणवत्ता की लगातार खराब होने के कारण, महानगरों के आसपास बड़े बड़े शहरी कॉम्प्लेक्स के विकास के कारण, प्लानिंग और जल के महत्व के बारे में ठोस समझ का अभाव होना, प्लानिंग सिस्टम और इकोसिस्टम के बीच तालमेल की चिंता, विवाद समाधान के लिए उचित व्यवस्था का अभाव होना और अंतर्राज्यीय जल विवाद इसके अंतर्गत कुछ चुनौतियां आई हैं। इसके अंतर्गत क्या संवेदनशील उपाय करना चाहिए, जैसे जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाना, तीव्र जनसंख्या वृद्धि का पूर्वानुमान लगाने और उसके लिए योजना बनाने की आवश्यकता है और जनसंख्या के पूर्वानुमान के अनुसार जल की संभावित मांग पर उचित विचार किया जाना चाहिए। स्थानिक योजना के जल के मुद्दे को शामिल करना, उचित कानूनी संरक्षण प्रदान करना, हरित स्थल होना, वर्षा जल, अपशिष्ट जल और ब्लैक वाटर का पृथक्करण करना और सिटी स्पॉन्ज मतलब जल निकासी प्रणालियों, जल निकायों, सुनियोजित मनोरंजन स्थानों जैसे शहरी पार्कों और नियोजित हरित स्थानों को आपसी कनेक्ट करके इसे सिटी स्पॉन्ज के रूप में माना जाना चाहिए। जल संवेदनशील या वाटर सेंसिटिव के लिए कुछ संचालित पहले हैं कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। इस मिशन के तहत गंगा बेसिन में जल संवेदनशील शहर बनाने की योजना बनाई गई है। फिर आती है जल शक्ति मंत्रालय ने वर्षा जल संचयन के लिए कैच द रेन पहल की शुरुआत की है। रिवर सिटीज अलायंस का उद्देश्य भागीदार शहरों को शहरी नदियों के संधारणीय प्रबंधन हेतु महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करने और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना। विभिन्न राष्ट्रीय फ्लैगशिप शहरी मिशन की अमृत, स्वच्छ भारत हृदय, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियाँ जैसे कि बिहार की अलहर पाइल प्रणाली, दक्षिण भारत का कैस्केड टैंक इत्यादि इसके अंतर्गत आती हैं। इसको निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि यह संवेदन योजना जल को एक मात्र साधन के रूप में नहीं मानती, बल्कि यह साथ ही जल के पर्यावरणीय सेवाओं के रूप में माने जाने वाले विचार को भी खारिज करती है। इसके तहत जल की सभ्यता के विकास हेतु एक आवश्यक घटक माना गया है, जो स्वयं पृथ्वी के अस्तित्व के साथ साथ जीवित प्राणियों के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। अब पढ़ते हैं समुद्री जल स्तर में वृद्धि के संदर्भ में। समुद्री जल स्तर में वृद्धि। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने ग्लोबल सी लेवल राइज इम्प्लीकेशन फैक्ट एंड फिगर्स रिपोर्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।